ऑल राइट। आज हम देखने लगे हैं डिफरेंस कर्व में ही गिफन गुड्स जो रह गए हमारे। तो गिफन गुड्स, अच्छा ये जो गिफन गुड्स होते हैं इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। एक तो ये है कि ये लो वैल्यू आइटम्स होती हैं। दूसरा, ये इनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। राइट। और ये नॉर्मली नेसेसिटीज होती हैं। ठीक है, रादर देन लग्जरीज। तो इनको आपने लेना होता है फॉर अ लिविंग। अच्छा, अब और जैसे आपको बताया कि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो छोटा होता है इनकम इफेक्ट्स। अच्छा, पहले तो इसको देख लेते हैं कि इसकी वजह क्या है। वजह ये है कि आप इमेजिन करो कि अगर किसी गिवन गुड की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, अगर किसी गिवन गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो आपको उसको तो लेना ही है। ठीक है। और क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो नेसेसिटी है, तो आप उसको तो लेंगे ही। अच्छा, और वो चूंकि एक लो वैल्यू वैल्यू आइटम है, इसलिए आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा, यानी कि आपको चले उसको ना लें। एक तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, नेसेसिटी है, वो समझ आती है। दूसरा एक, उसको ना लेकर भी आप कोई और प्रोडक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी कम है कि सिर्फ वही ले सकते हैं। वो पैसे बचा कर भी आप कोई और चीज ले नहीं पाएंगे। और दूसरा ये कि सब्स्टिट्यूट और नेसेसिटी है, फिर तो वैसे ही मुमकिन नहीं। तो होता क्या है कि जब प्राइस बढ़ती है तो आपकी रियल इनकम कम हो जाती है। जब आपकी रियल इनकम कम होगी तो आप जो है वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ स्विच नहीं कर सकते, तो आप इसी को ज्यादा कंज्यूम कर लोगे। मतलब दूसरी किसी प्रोडक्ट को आप नहीं कंज्यूम कर सकते, तो आप कहेंगे यार, जो पैसे थोड़े हमने बचे भी थे जिससे हम पहले नॉर्मल गुड ले सकते थे, वो हम अब नहीं ले सकते। हमें ये तो आइटम लेनी ही है, और इसके लेने के बाद जो पैसे बचते हैं उससे नॉर्मल गुड आती नहीं है। तो आप इसी को ज्यादा करोगे, यानी कि इनकम कम होने के बाद आपकी रियल इनकम कम हो गई प्राइस बढ़ने से, तो आपने इसकी ज्यादा क्वांटिटी की, और इनकम इफेक्ट ज्यादा बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते। तो इसलिए इनकम का इम्पैक्ट ज्यादा नजर आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के नतीजे में, जबकि जो इंफीरियर गुड है उसमें फिर देर आर सर्टन सब्स्टिट्यूट्स। तो इसलिए उसमें आप चूंकि स्विच कर सकते हैं, तो उसमें फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज्यादा बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूं कि गिवन गुड की प्राइस जो है वो कम हो गई है, तो अब आप कहेंगे अच्छा जी कम हो गई है। पहले तो हमने कहा ना, प्राइस अगर बढ़ गई है। अच्छा, इसमें ना इस वजह से होता क्या है, इस वजह से ये होता है कि ये लॉ ऑफ डिमांड पे बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरता। यानी कि जब प्राइस बढ़ती है गिवन गुड के केस में, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है गिवन गुड की वो भी बढ़ जाती है। यानी कि देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, जो कि लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहता, वो तो नेगेटिव रिलेशन बताता है। अच्छा, एक तो मैंने, फिर इसी तरह अगर प्राइस कम हो जाए तो आप डिमांड भी कम कर देते हैं। अच्छा, ये क्या वजह हुई कि अगर प्राइस कम हो गई गिवन गुड की तो आपकी रियल इनकम बढ़ गई। ठीक है, प्राइस कम हुई है तो आपकी रियल इनकम बढ़ गई है। आपको क्या करना चाहिए अब? आपके पास अब मौका है यहाँ पर, क्योंकि इनकम फैक्ट ज्यादा बढ़ा है। तो आपने कहा कि भाई, अगर हमारी इनकम बढ़ गई है प्राइस कम होने से, और इनकम फैक्ट की बात मैं कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ज्यादा परचेज नहीं करेंगे। इनकम फैक्ट वो ऑलरेडी आप ले रहे हैं और वो नेसेसिटी है। और नेसेसिटी का मतलब ये है, आपने एक सर्टेन क्वांटिटी तो उसकी बाय करनी ही है। उसके अलावा आपकी अगर उसकी प्राइस कम हो गई है, तो फिर आप किसी और चीज को प्रेफर कर सकते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी जबकि उतनी क्वांटिटी ले रहे हैं जितनी आपको जरूरत है, तो प्राइस कम होने के बावजूद भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ने वाली।
बल्कि आप स्विच कर जाएंगे दूसरी चीजें अपनी आसाइशें पूरी करने के लिए जो भी आपके आपको जरूरत है। तो इसमें भी इनकम फैक्ट ज्यादा बड़ा हमें नजर आएगा, क्योंकि जो गिफन गुड्स हैं उनकी अपनी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो एक्चुअली आप कम कर देंगे। प्राइस कम हो गई, डिमांड भी कम हो गई। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, इसमें अगर हम डिमांड कब इसका बनाए, जो भी हम देखेंगे भी, तो वो कुछ यूं बनेगा, यानी कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, और इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी भी थी, यानी कि जितनी भी हम आइटम इस्तेमाल करते हैं जो एसेंशियल नीड है हमारी इन आर डेली लाइफ, वो सारी गिवन गुड्स में ही आती है। जो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि चावल है या आटा है, इस तरह की जितनी भी चीजें जो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं वो इसी में आती हैं। तो राइस बढ़ने से, अच्छा अब इसको पहले समझ लें आप, क्योंकि इनकम इफेक्ट ज्यादा बड़ा है, तो होता क्या है कि अगर लेट से कि मैं कहता हूं कि जो प्राइस है वो 6 से, या चलो 5 से करें, प्राइस 5 से 10 हो गई है, तो अब होगा क्या कि ऑफ कोर्स प्राइस 5 से 10 हुई है, तो क्वांटिटी जो है आपकी, वो अगर लेट से 10 थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो भी लेट से चली गई है 15 पे। वैसे तो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन बहरहाल हमने एक एस्टिमेट ले लिया है कि वो 10 से 15 यानी कि बढ़ गई है, क्योंकि गिवन गुड है। अच्छा, अब ये कैसे हुआ होगा? उसमें ये हुआ होगा कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन फैक्टर, उसमें तो ये हुआ होगा कि जब डिमांड है तो वो 10 से, ऑफ कोर्स वो चीज महंगी हो रही है तो आप कम पे चले गए 8 पे। ठीक है, तो 2 यूनिट्स गिरा दिए सब्स्टिट्यूशन फैक्टर। अब लेकिन जो इनकम इफेक्ट है, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, तो चूंकि ये भी इंफीरियर गुड की टाइप है, लेकिन उसमें ये फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैंने बताई हैं आपको। तो इनकम फैक्ट जब आएगा तो वो ऑफ कोर्स अपोज भी करेगा और ज्यादा बड़ा भी होगा। तो वो क्या करेगा कि वो 8 से आपको ले जाएगा 15 पे। तो इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन फैक्ट ने 2 यूनिट्स को कम करवाया और आप स्विच करना चाहेंगे किसी और प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन इनकम फैक्ट ने क्या किया, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा था, उसने +7 यानी कि इजाफा कर दिया जो गिवन गुड है उसकी डिमांड में। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है कि वो 5 से 10 और 10 से 15, और ये वजह है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो कम हुई है, लेकिन उससे डिमांड ज्यादा हो गई है। और यही वजह है कि प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है इनकम फैक्ट। इस वजह से जो, और वो जो आपकी इनकम फैक्टर है वो आपको मजबूर कर रहा है कि आप इसी गुड को ज्यादा कंज्यूम करें, यानी कि प्राइस बढ़ने के बावजूद इसी गुड को ज्यादा कंज्यूम करने को वो कह रहा है। और हमें पता भी है कि इसमें भी जो इनकम फैक्ट है वो यहाँ मैं अगर लिखता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन फैक्ट तो नेगेटिव होता ही है, वो इस केस में क्या कर रहा है कि वो आपको, वो कंज्यूमर को कह रहा है कि भाई इस गिफ्ट गुड को छोड़ दें, इसको ना लें। तो वो 8 पे ले गया। इनकम फैक्ट वो भी नेगेटिव था, नेगेटिव होता है, लेकिन वो डिमांड की बात कर रहे हैं ना, कि इनकम आपकी कम हो गई तो वो डिमांड बढ़ा देगा, लेकिन वो ज्यादा बड़ा होता है। तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट जो है वो कम है इनकम फैक्ट से, जो मैंने ऊपर यहाँ पे बताया, जिसकी वजह से डिमांड का जो है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है। और इसी तरह से अगर हम इसकी प्राइस जो है वो हम उल्टा ऑपोजिट ले रहे हैं, 10 से 5 कर दें, तो जो क्वांटिटी है इसकी वो हम ऐसे कर लेते हैं, वो 15 से 10 हो गई। और उसका भी रीजन यही है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तो ऑफ कोर्स यही हुआ होगा कि 10 से 5 अगर प्राइस हुई है तो इसको ज्यादा कंज्यूम करना है आपको। तो वो ऑफ कोर्स आप इसको ऐसे कह लें कि क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो रही है तो उसकी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, तो आप लेट से, अच्छा ये, हाँ 15 से 10 हुई है ना, तो हम ऐसा करते हैं इसको
क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो उसकी क्वांटिटी को हमें ज्यादा करना है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 18 पे लेते हैं। ये आपको ले गया जी 15 से 18 पे। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट कि इसको ज्यादा खरीदो, लेकिन इनकम फैक्ट आया है जिसमें आपकी रियल इनकम जो है वो बढ़ रही है, तो उसमें फिर आप इसको नहीं कंज्यूम करेंगे, तो उसने ऑपोजिट इम्पैक्ट डाला है आप पे। और वो क्या होगा कि वो 18 से वापस इसको 10 पे ले आएगा। तो इस तरह से ओवरऑल इम्पैक्ट हमें यही नजर आ रहा है कि वो 15 से 10 पे जा रही है। लेकिन चूंकि इनकम फैक्ट ज्यादा बढ़ा है, तो इसीलिए जो रिलेशन है वो हमें पॉजिटिव ही नजर आ रहा है कि प्राइस के कम होने से डिमांड भी कम हो रही है। जी, यहां तक कोई सवाल है तो बताएं। नो सर। सवाल नहीं है? नहीं सर। ओके, ऑलराइट, अब हम देखते हैं डायग्राम्स। अब इसकी भी डायग्राम पे आ जाते हैं। नोट्स में तो मेरी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो अच्छी बात है कि हम एक दफा ड्रॉ इसको भी कर लेते हैं। तो हम पहले कहते हैं जी, एक एक्स गुड है, तो प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फॉल कर रही है, और ये बीइंग अ गिवन गुड है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास अब चूंकि यहाँ पे हमने एक्स ले लिया और ये गिवन गुड है, यहाँ पे वाई मैंने वाई एक्सिस लिया, कोई प्रोडक्ट लेना ले फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम ये हमने बजट लाइन ड्रॉ की, इसको बीएल का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया और कहा कि कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पे एक आईसीवी ड्रॉ कर दिया जो टेंजेंट बना रहा है, जो शो कर रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। इसको नाम दे दिया आईसी का। नीचे ड्रॉ किया ये एक क्वांटिटी है जो वो बाय कर रहा है, हम इसको नाम दे देते हैं X1 2 का दे देते हैं, या एक्स और X1 ये देते हैं। फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन फिर भी मैं चले X1 दे देता हूँ। अब क्या हुआ कि प्राइस चूंकि कम हो गई है, तो अब कंज्यूमर ज्यादा बाय कर सकता है एक्स को, तो आपकी बजट लाइन यहाँ पर आ गई। अब ये नई बजट लाइन आपकी आ गई BL1, और ऑफ कोर्स कंज्यूमर ने अब नई बजट लाइन पे जाना। और मैं अब क्या करने लगा हूँ, पहले मैं अभी नई बजट लाइन पे नहीं जा रहा। हम पहले बनाएंगे कि कंज्यूमर का सब्स्टिट्यूशन प्राइस क्या होगा, वो पहले देखें। तो मूवमेंट अलोंग द सेम आईसी, ऑफ कोर्स वो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट होता है, तो वो हम इसको ले जाते हैं यहाँ। लेट से यहाँ थोड़ा सा मुझे नीचे करना चाहिए था। अच्छा, एक ये बन ही जाए, इसमें तो बड़ी बात होती है। जी, तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया कि प्राइस कम होने से ऑफकोर्स एक्स की ज्यादा क्वांटिटी बाय की जाएगी, तो ये E1 पे आ गया। तो और इसको भी नीचे हम ले जाते हैं, तो ये हमारे पास X2 हम इसको बोल देते हैं, चलिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट आ गया, हम इसको कहेंगे ये सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट हमारे पास है X1 से X2। अच्छा, अब हमने इनकम फैक्ट देखना है, तो उसके लिए हम एक पैरेलल बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी बजट लाइन। थोड़ी बहुत ही गंदी बन गई है। एकदम। अच्छा, ये BL है, गलती से मिट गया। ये हमने बजट लाइन बना दी पैरेलल, तो इसको हम नाम दे देते हैं कि BL, कोई भी नाम दे दें आप, जीरो कह देते हैं, चलो। अच्छा, इमेजिनरी बजट लाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहाँ को मूव करना है, सवाल ये है। अब चूंकि इनकम इफेक्ट
यहाँ पे नेगेटिव दिखाना है और वो ज्यादा बड़ा है, तो हम क्या करते थे इंफीरियर गुड में, हम यहाँ कहीं पॉइंट ले लेते थे इस जगह, दिखाने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन फैक्ट ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ इनकम फैक्ट ज्यादा बड़ा है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, कहाँ, यहाँ करें। और ये हम इसको एक नाम दे देते हैं E2, ज्यादा बड़ा चूंकि इनकम फैक्ट दिखाना है। ये हमारे पास IC आ गया, IC1। और ये हमारे पास अब कंज्यूमर यहाँ पहुंच गया है X पे। तो कंज्यूमर का जो सफर था वो X, अच्छा ये हमारे पास अब इनकम फैक्ट जो है वो क्या है, सवाल ये। इनकम फैक्ट है E1 से E2, ये सारे का सारा इनकम फैक्ट। तो इनकम फैक्ट में से आप सब्स्टिट्यूशन फैक्ट निकालेंगे तो बाकी ये जो है ये प्राइस इफेक्ट है, क्योंकि एक्चुअली कंज्यूमर जो है वो ई पॉइंट से, मैं और कलर देता, कंज्यूमर जो है वो एक्चुअली ई से E2 पे गया है। पहले वो ई से E1 पे गया है सब्स्टिट्यूशन फैक्ट की वजह से, और उसके बाद फिर वो E1 से E2 पे गया है। लेकिन अगर डायरेक्टली देखें, इन दोनों फैक्ट्स को कंसिडर ना करें, तो हमें नजर आएगा कि प्राइस कम होने से उसने एक्स की क्वांटिटी भी कम बाय करना शुरू कर दी है। पहले वो X1 बाय कर रहा था, अब वो एक्स पे आ गया। के पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड। तो अब हमारे पास जो इनकम फैक्ट है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, वो है हमारे पास यहाँ पर X2 से X। और जो प्राइस इफेक्ट हमारा रह गया वो आपका, अच्छा अब प्राइस इफेक्ट, तो ये डायरेक्शन किधर को, इधर को डायरेक्शन है प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डायरेक्शन इस तरफ को, और जो इनकम फैक्ट है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ को है। तो एरोज भी आप शो कर सकते हैं बताने के लिए कि ये ऑपोजिट इस तरह से एक दूसरे को अपोज करें, सब्स्टिट्यूशन और इनकम फैक्ट। तो अब प्राइस इफेक्ट निकालना है वो आपका, अब अगर देखें तो कैसे आ रहा है कि आपने आपका जो इनकम इफेक्ट है उसमें से निकालें। वैसे तो ये दोनों को जमा करके आता है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो माइनस ही करेंगे, तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन फैक्ट निकलेगा। तो ऑफ कोर्स वो इनकम फैक्ट जो है वो आपका X2 से X है, और माइनस उसमें से आपने कर दिया X2 से, X1 से X2 ना, X2 से X1 कर लें एक ही बात है। जब भी निकालेंगे तो बाकी हमारे पास यही बचेगा X1 और X, दैट वुड बी आर प्राइस इफेक्ट। और ये हमारी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई जी। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। नहीं है, ओके, ऑल राइट। और इसके लिए जरूरी क्या है कि आपने डायग्राम को अगर सीखना है तो डायग्राम को ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करें। आपको पहले बताया था, पहले देख लें फिर बगैर देखे बनाएं। और अगर आप इसको 3-4 दफा बगैर देखे बना लेती हैं, इसका मतलब है कि आपको डायग्राम बनानी आ गई है, लॉजिक आ गया, हर एक केस की बात हुई। अच्छा, अब हमारे पास आगे आ गया अगला केस जो है वो, अगर प्राइस ऑफ एक्स जो है वो राइज कर जाए और वही गिवन गुड ही है, तो उस केस में हम जो सीधी, अब इसमें भी हम बजट लाइन लेते हैं जी। हमारे पास ये बजट लाइन है, ये ओरिजिनल बजट लाइन BL, ये X है, ये Y है। और अब क्योंकि प्राइस बढ़ा रहे हैं तो ऑफ कोर्स बजट लाइन में भी पीछे को जाना है, कम क्वांटिटी आप कंज्यूम कर सकते। तो अब कंज्यूमर जो है वो लेट्स से यहाँ है इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। तो वो कुछ तो बन रही है, तो भी लिखा है एक, जी, ये आ गया IC। और अब ऑफ कोर्स हमें सब्स्टिट्यूशन फैक्ट पहले दिखाना है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे। ऑफ कोर्स वो हम दिखाएंगे कि कंज्यूमर जो है वो ई से अब एक्स की कम क्वांटिटी को वो बाय करेगा, तो वो आ जाएगा। इसको थोड़ा और बैंड कर दो,
बन ही नहीं रही है, कंट्रोल में नहीं आता। अच्छा चले शायद, चले गुजारा हो गया। अच्छा, अब ये क्या, कंज्यूमर आ गया यहाँ पर, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन फैक्ट आ गया। पहले वो यहाँ पर था, इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको हम x कह लेते हैं। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन फैक्ट, और जिसकी डायरेक्शन इस तरफ को, अच्छा यहाँ नहीं करते, ऊपर ही करना चाहिए था मुझे। यहाँ पे तो हम इनकम फैक्ट शो करेंगे। ये आ गया सब्स्टिट्यूशन। तो अब हमें इनकम फैक्ट दिखाना है, ऑफ कोर्स, तो उसके लिए हमें एक इमेजिनरी बजट लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो हम कर लेते हैं। कि हमने इमेजिनरी बजट लाइन बना दी है, इसको हम नाम दे देंगे BL0 का। अच्छा, इसको नाम नहीं दिया होगा तो BL, इसको 1 कर देते हैं, चलो ये BL का बन गया। अब क्या होगा कि चूंकि इनकम फैक्ट नेगेटिव है, प्राइस बढ़ रही है, तो आपने अब नई बजट लाइन पे जाना है, लेकिन हम जाएंगे यहाँ। यहाँ पे मैं IC बना देता हूँ ये, और इसका नाम दे देते हैं जी IC1। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहाँ आ गया, और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, तो ये आ जाएगा X2। तो अब जो हमारा इनकम इफेक्ट है, वो ये सारा है, X से लेके X2 तक इनकम इफेक्ट, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, वो है हमारा X1 से X इधर को लेके जा रहा है, और वो ऑपोजिट चूंकि वो अपोज कर रहा है, वो इनकम फैक्ट जो है हमारा, वो आ रहा है जी X से X2। और जो प्राइस इफेक्ट अब बचेगा हमारे पास, वो एक्चुअली छोटा सा है, ये वाला है, प्राइस इफेक्ट। ये आ रहा है हमारा X1 से X2। और ऑफ कोर्स, अब हम यहाँ पे पॉइंट जो हमने लिया है, इसको हम E2 का नाम देते हैं। तो कंज्यूमर इधर को ही मूव किया, X1 से X2 जो हमें नजर आ रहा है, ये कंज्यूमर E2 पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब है कंज्यूमर पहले सब्स्टिट्यूशन फैक्ट की वजह से E से E1 पे गया, और उसके बाद वो वापस गया इनकम फैक्ट की वजह से E2 पर। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस से ट्रेवल किया है वो E से E2 है, लेकिन हमने वो डीकम्पोज किया और देखा कि वो कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं। तो अब सब्स्टिट्यूशन इनकम फैक्ट सबसे बड़ा हमें नजर आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन उससे छोटा है, फिर प्राइस इफेक्ट हमें नजर आ रहा है। तो ये जी इसकी भी डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई, और इसकी जो डिमांड का वो मैंने पहले ही बना दिया। और यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि प्राइस एक्स की ज्यादा हो रही है, लेकिन एक्स की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है। कंज्यूमर पहले ई पर मौजूद था और X1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, अब कंज्यूमर चला गया है E2 पर, यहाँ पर, और वो अब X2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। तो प्राइस बढ़ने से एक्चुअली डिमांड भी बढ़ गई है। तो इसलिए यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि जो डिमांड कब बनेगा, वो पॉजिटिव रिलेशन रखेगा बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एक्चुअली इसको शो करेगा। जी, कोई क्वेश्चन? सर, तो जो गुड बाय होगा वो हमेशा नॉर्मल गुड होगा क्योंकि उसकी डिमांड कम हो रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे। बिल्कुल कि हम उसको, आप नॉर्मल, हम ना उसको वैसे तो अज्यूम नहीं करना, ना ही पेपर में पूछेंगे, लेकिन वो नॉर्मल गुड बिल्कुल हो सकता है। लेकिन पेपर में अगर आपको कहें तो फिर आपने कंसिडर करना है। अदरवाइज, यानी कि अगर मैं MCQs की बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं पूछेंगे कि आपने दोनों तरफ बताएं, लेबल करें वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे, ऐसे नहीं पूछते। तो लेकिन अगर MCQs में आ जाए, जो कि वो भी चांसेस बहुत कम है, तो फिर आप अगर वो अज्यूम करते हैं तो आप बता सकते हैं कि जी आप फिर नॉर्मल गुड की कोई कंजम्पशन को कम करेंगे और उसको ज्यादा करेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है ना। एक मिनट, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि प्राइस बढ़ गई, तो आपने गिफन गुड तो लेनी लेनी है। तो अब आप, हो क्या रहा है कि आपके पास जो गिफन गुड खरीदने के बाद पैसे बचे हैं ना, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव नहीं है, जो पैसे बचे हैं उससे नॉर्मल गुड आती नहीं है।
वो ज्यादा वैल्यू की होती है। तो आपने कहा चलो फिर छोड़ो, जितने पैसे बचे हैं इससे कम से कम फिर हम गिफन गुड ही और ले लें, ये है। तो इसलिए अगर आप नॉर्मल गुड एज्यूम करना चाह रहे हो तो फिर ये लॉजिक होगा आपको। जी बताएं। जी सर, समझ आ गया। क्योंकि मैंने कहा था ना कि गिफन गुड एक लो वैल्यू आइटम है, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ भी रही है तो आप उसको और खरीदना भी है, ऐसा लो वैल्यू आइटम भी है और खरीदना भी है। तो आपने जो खरीदा भी तो वो जो कि लो वैल्यू आइटम थी, तो उससे आपके पास पहले ही नॉर्मल गुड जो है वो महंगी होती है और ली नहीं जाती। तो अब आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप नॉर्मल गुड खरीद सकें, तो आप फिर वो जो लो वैल्यू आइटम है, चाहे कीमत बढ़ भी गई है फिर भी वो आप उसको खरीद सकते हैं, तो आप उसको फिर ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। और राइट, ओके, तो आपको ये समझ आ गई है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और हम आगे अब मूव करते हैं। एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो A2 के अंदर ये मुश्किल तरीन डायग्राम में से है। इसके अलावा एक और है मार्केट स्ट्रक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे, वो शायद थोड़ी सी मुश्किल लगे। उसके अलावा जो है अगर आपको ये समझ आ गई है तो फिर बाकी सारी भी डायग्राम में कोई इश्यू नहीं आने वाला, ये बात तो पक्की है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से, मैं मेरी आदत है दिखाना जरा, क्योंकि हमारे पास सिलेबस है जो कि 2025 का है जिसमें आपने पीयर भी होना है। तो जरा हम उसको देख लें कि हमने देखिए यूटिलिटी कवर किया है, तो उसमें डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी हमने कर लिया। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा, फिर इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया। डेरिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड का वो हमने जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उससे भी डिराइव किया, जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उससे भी डिराइव किया। फिर लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी एंड इट्स अजम्पशंस ऑफ रैशनल बिहेवियर, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो हमने, हम आपको दिखा ही रहा हूँ कि हम सारे टॉपिक को कवर करते हैं, छोड़ना कुछ नहीं होता। तो मैं सिलेबस फॉलो करता हूँ क्योंकि वो हर 2-3 साल बाद चेंज होता रहता है, तो इसलिए बुक में फॉलो नहीं करता। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट लाइंस। अब मीनिंग ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन पढ़ लिया, कॉजेज ऑफ अ शिफ्ट इन बजट लाइन क्यों होता है, पिवटल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट पढ़ लिया। इनकम सब्स्टिट्यूशन एंड प्राइस इफेक्ट्स फॉर नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिवन गुड्स, ये हमने कवर कर लिया। फिर लिमिटेशन ऑफ द मॉडल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये भी हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो हमने ये टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। अब हम, हमारा अगला टॉपिक आ जाता है एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हम जरा क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे टाइम रहता है तो उसकी तरफ भी जाते सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हैं। जी बोले। सर, जिन जिन भी पास पेपर क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आया है कि यूटिलिटी से आप डिमांड कर्व डिराइव करें, तो उसमें फिर ऑप्शनल होता है कि हम इक्वी मार्जिनल से करें कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रिंसिपल से करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पर आपने चूंकि एक ही यूज किया था लॉ, तो वो बिल्कुल ठीक है। उसने ये तो कहा ही नहीं। हाँ, अगर वो यहाँ ये कह दे कि बताएं जी क्या यूटिलिटी अप्रोच जो है वो अगर एक से ज्यादा गुड कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा हो तो क्या वहां पर कंज्यूमर एक रैशनली तौर पर बिहेव करता है, क्या ये जो थ्योरी है ये कंज्यूमर के बिहेवियर को गाइड करती है, तो फिर ऑफ कोर्स वहां पर आपको तो क्लियर कट है कि वहां आपको इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल यानी कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताना पड़ेगा। अदरवाइज आप, कोई कंपल्शन नहीं है, आपको जो इजी लगता है आपने यूटिलिटी अप्रोच दिखा कर वो दिखा, क्योंकि पहले 25 नंबर का क्वेश्चन होता था तो फिर आप दोनों जो है ना वो उनको इस्तेमाल कर सकते थे और करते, बच्चे लिखते भी थे, मैं एतराज भी नहीं करता था कि बिल्कुल ठीक है आप कर लें, 25 नंबर का सवाल है। लेकिन अब 20 का हो गया तो अब ये है कि आपको, हमने फोकस करना है कि भाई नंबर जो है वो उसके इतने ज्यादा नहीं है, तो हमने फिर एवेल्यूशन भी करनी है, उसके लिए टाइम भी चाहिए। तो वो आपकी मर्जी है। इस तरह के सवाल में अगर खाली यूटिलिटी की बात की हुई है और ये नहीं कहा हुआ कि एक से ज्यादा गुड्स अगर प्रैक्टिकली आपने बाय करने हो तो क्या होगा। अच्छा, अब सवाल आपको मैंने देना है, क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको भेज दूंगा, वो आपने कर लेने। और सवाल हम चूंकि देखते हैं और वो रिसेंट ही देखें तो ज्यादा बेहतर है, और हमें एक सवाल मिल गया है और वो है ये वाला, ये नवंबर 2023 में आया हुआ 20 नंबर का है, ठीक है ना। तो बेहतर है हम ये अटेम्प्ट करें ना कि हम 25 नंबर के सवाल पकड़े, क्योंकि हमें एक सूटेबल क्वेश्चन मिला हुआ है। तो लिखा हुआ है evaluate द यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टू derive द डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड एंड द डिमांड कर्व फॉर एन इंफीरियर गुड। तो अब इस सवाल में, ये आसान सवाल है, पता ही है आपको कि आपको ऑफ कोर्स पहले इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताना है कि वो क्या होता है। और अच्छा, इसके अंदर एक जो चीज आपने जेहन में रखनी है वो है कि नॉर्मल और इंफीरियर गुड की बात हो रही है, तो आपने जहां इंडिफरेंस कर्व बता दिया, ड्रॉ कर दिया, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो बता दिया, और ये बता दिया कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है। आपने काफी कुछ बता दिया नॉलेज की हद तक।
अब उसके बाद आगे चलेंगे एनालिसिस वाले पार्ट में, तो उसमें आप फिर नॉर्मल गुड की डायग्राम दोनों बनाएंगी और दिखाएंगे, देखें डिमांड कर्व कैसे बना। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, बात वो एक ही डायग्राम बना देते हैं, एक ही मतलब ये कि वो दिखाते हैं जी प्राइस बढ़ने वाला केस। और मैंने जैसे आपको बताया कि डायग्राम वाले क्वेश्चन में जितनी डायग्राम बनाए उतना ही एग्जामिनर ज्यादा खुश होता है। खुश इन द सेंस कि उसको नजर आता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और एनालिसिस और डायग्राम खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, वो खुद ही एक्सप्लेन कर रही होती है कि बच्चे ने लॉजिक कैसे बनाया है। अच्छा, अब तो नॉर्मल गुड की अगर आप एक ही डायग्राम बनाएंगे ना कि प्राइस बढ़ रही है, तो डिमांड कर्व बनाने के लिए तो आपको दो पॉइंट्स चाहिए ही होते हैं। तो आप एक पॉइंट प्राइस का अगर दिखा रहे हैं कि प्राइस बढ़ रही है, आप उसको दिखा रहे हैं, तो डिमांड कर्व में आपको ये भी दिखाना है कि प्राइस कम हो रही है तब क्या होता है। तो बेहतर यही है कि आप दोनों जो है ना वो केसेस बनाएं, नॉर्मल गुड के भी और दोनों केसेस बनाएं इंफीरियर गुड के भी। डायग्राम जरूर बनाएं, एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम भी हो तो चलेगा, क्योंकि डायग्राम मैंने जैसे बताया कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। तो और उसके बाद फिर आपने जो है वो एवेल्यूशन वाले पार्ट में आना है, जिसके 6 नंबर होते हैं। और एवेल्यूशन पार्ट में ऑफ कोर्स फिर आप, यानी कि आपने जब बता दिया कि भी डराइव तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन फिर इंडिफरेंस कर्व की जो लिमिटेशन है आप उनको एड्रेस कर सकते हैं कि जी हाउएवर, लेकिन ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व खुद जो है वो एक इमेजिनरी कर्व है और वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है। तो बहरहाल वो लिमिटेशन आपने पढ़ी भी है, नोट्स में भी है। तो इस ऑर्डर में आप सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, वही तरीका जो पहले नॉलेज फिर एनालिसिस और उसके बाद फिर वैल्यूशन। ठीक हो गया ना? सर, जो डायग्राम बनानी है उसमें पहले बजट लाइन और आईसी कर्व वाली बनानी है, और उसके बाद डिमांड कर्व बनाना है, इस तरह से बनानी है डायग्राम। तो ऐसे है कि पहले आपने जब दिखा दिया कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर क्रेडिट कहाँ आता है, अब ये नहीं करना शुरू कर देना कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी बताना शुरू कर दी, या इंडिफरेंस कर्व मैप बताना शुरू कर दिया, तो या बजट लाइन शिफ्ट कब होती है, पिवटल, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसका फायदा कोई नहीं है। इसलिए आपने बस सिर्फ इंडिफरेंस कर्व बताकर उसकी डायग्राम बनाकर और एक्सप्लेन कर दिया और साथ में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखा दिया, दैट्स इट। और उसके बाद आपने आगे फिर डायरेक्ट नॉर्मल गुड पे ही आना है, नॉर्मल गुड क्या होती है और आगे शुरू कर देना।